हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं अपने पीरियड टेबल के एक्सरसाइज नंबर 5 की। ओके, हमने फोर्थ तक अपने पिछले एपिसोड में कंप्लीट कर लिया था। आज की इस एपिसोड में हम फिफ्थ को कंप्लीट कर देंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ साथियों कि हमने अपने पूरे 11th और 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है। तो अब अपना पूरा 11th और 12th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन हमारे इस चैनल बिलियन एजुकेशन से कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हमने आर्ट्स के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर दिया है। नोट्स रिलेटेड, पीडीएफ रिलेटेड जो भी आपको डाउट रहेगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप हमारा बिलियन एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको नोट्स और पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन को हमको आंसर करना है। सबसे पहले द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। तो ये देखिए 1s2 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 1s2 है, इससे हमको सिंपली क्या पता चलता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो s सब ऑर्बिट में गया है। मतलब नो डाउट ये एलिमेंट कौन सा है, s ब्लॉक का है। राइट, एस ब्लॉक का है। दूसरा क्या है, 1s2 2s2 2p6। 2p6 मतलब ये p सब ऑर्बिट का है। इसका इलेक्ट्रॉन किसमें है, p सब ऑर्बिट में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल दे बिलोंग। तो देखिए किसी का भी अगर ग्रुप और आपको उसका लोकेशन ढूंढना है तो हमेशा याद रखिए ये जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपको इसको ध्यान रखना है, ये पार्ट को। ओके, और ये हमेशा NL⁻x फॉर्मेट में लिखा जाता है, जिसमें ये जो n है ना ये बताता है पीरियड नंबर। क्या बताता है, पीरियड नंबर। तो यहाँ पे इसका पीरियड नंबर क्या है, फर्स्ट। और ये L क्या बताता है, ये बताता है ब्लॉक और ये बताता है ग्रुप। तो चलिए पहला एग्जाम्पल लेता हूँ। तो ये फर्स्ट पीरियड है, एस ब्लॉक है और सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट पीरियड में आप सबको पता है हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन के बगल में तो कोई है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हीलियम। और सर लेकिन हीलियम को तो पी ब्लॉक में रखा गया है ना सर, अब इधर एस ब्लॉक में क्यों बता रहे हो। हाँ बेटा, हीलियम को पी ब्लॉक में रखा गया है इनर्ट गैस के ऊपर। और वो क्यों, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी इनर्ट गैस से मैच होती है इसके लिए। दूसरा देखो 1s2 2s2 2p6। तो ये कौन सा है, सेकेंड पीरियड, पी ब्लॉक। सेकेंड पीरियड पी ब्लॉक और सिक्स्थ ग्रुप, मतलब सिक्स्थ ग्रुप है। तो सिक्स ग्रुप पी ब्लॉक में कौन होता है, इनर्ट गैसेस। और सेकेंड पीरियड में कौन है, नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। दो दो चार और 6 10। हाँ सर, मज़ा आ गया। अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आता है दोस्तों तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, चलिए अब इसे मिटाते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज ऑफ लार्ज साइज। अब इधर देखिए कौन बड़ा है साइज में वो बताना है। Fe+2 और Fe+3। जरा देखिए Fe में से अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है। ठीक है, चलिए इसे अलग पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए जब आप Fe की बात करते हैं, जब आप Fe की बात करते हैं तो Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है। मतलब इसमें प्रोटॉन कितने, 26, इलेक्ट्रॉन कितने, 26। अब जरा Fe+2 की बात कर लेते हैं और यहाँ पे Fe+3 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग Fe+2 की बात करते हैं, इसकी Fe+2 की, तो +2 में क्या है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे। पहले प्रोटॉन तो 26 ही होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन 24 बचे। और इसमें इसमें प्रोटॉन जो होंगे वो 26 होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, 23। अब एक बात बताइए आप मुझको खुद से, 26 प्रोटॉन 24 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत से खींचेंगे या फिर 26 प्रोटॉन 23 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेंगे। सर सिंपल सी बात है ना, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा तो टग ऑफ वॉर टाइप होएगा और ज़्यादा प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन को इजीली खींच लेंगे। तो सिंपल सी बात है वही साथियों कि इसमें ये दोनों न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो सेम है 26, लेकिन मैटर करता है इधर का इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन कम उसको न्यूक्लियस खींच लेगा और उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो नो डाउट Fe+2 का साइज बड़ा होता है और Fe+3 का साइज छोटा होता है। क्यों, यहाँ पे प्रोटॉन 23 इलेक्ट्रॉन को इजीली खींच सकते हैं लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन को 24 इलेक्ट्रॉन को खींचना। याद रखना हमेशा, प्रोटॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो जिसका बड़ा होता है उसकी साइज बड़ी होती है। सिंपल सा बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो जिसका बड़ा होता है उसकी साइज बड़ी होती है और जिसका इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो छोटा होता है उसकी साइज भी छोटी होती है। ये ट्रिक है, आपको बहुत काम में आएगी, याद रखना, लिख लो इसे।
आगे देखो, Mg2+ और ये Ca2+। अब जरा देखो, ये तो एक ही फैमिली के मेंबर है। ओके, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। सर इतने आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी चीज़ क्या है, यहाँ पे बेटा हो गया, मांगे हो गया और कार हो गया। हमको सबको पता है मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम होता है, और दोनों +2 में। मतलब जो दर्द इसने देखा है, जो दर्द इसने देखा है, तो दर्द के पहले का भी सीन इनमें देखा जाएगा। मतलब नो डाउट Mg+2 से बड़ा Ca+2 होगा। द रीज़न इज व्हाट? सिंपल, मैग्नीशियम इज अबव कैल्शियम, so it is smaller, या फिर calcium is above magnesium, so it will be bigger. And same, the effect of loss of 2 electron will be nullified because it is same on both the ions. मतलब इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। हम दोनों को क्या करेंगे? निगलेक्ट कर देंगे और उसको एटम के जैसे ही आंसर दे देंगे। ओके, टेंशन मत लीजिए, इसका जो स्टेटमेंट है, जो पीडीएफ है, वो भी आपको मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। आगे देखिए, सिलेक्ट द स्मॉलर आयन फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। अब देखिए K+ है और Li+ है, तो बोला है स्मॉलर आयन, तो सिंपल सी बात है यार, एक ही फैमिली के। लीना करे रब से फरियाद, तो नो डाउट लीना के कंपेयर में K बड़ा होगा, तो ये बड़ा हो गया। अब ये इंटरेस्टिंग है, देखो ये एक ही पीरियड के हैं, लेकिन इनमें समझने वाली बात क्या है, N3- और F-। देखिए बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है ये N3- है और F-1 है। N, जिन्हें नहीं पता बता दूं, N का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो प्रोटॉन भी 7, लेकिन इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे 7 थे, लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा आ गए। ये 3 एक्स्ट्रा है क्योंकि -3 है, एक इलेक्ट्रॉन आता है तो -1, 2 आता है तो -2, 3 आता है तो -3। वैसे ही उधर प्रोटॉन का नंबर कितना है? 9। इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 9+1। तो देखिए दोनों में एक चीज़ कॉमन है, 10-10 इलेक्ट्रॉन दोनों में। ओके, तो दोनों क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। दोनों क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब जरा देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में डिसाइड करता है P/E का वैल्यू। जिसका वैल्यू बड़ा उसका साइज बड़ा, अभी बताया था। जिसका E/P वैल्यू छोटा उसका साइज भी छोटा। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे E/P वैल्यू कितनी होगी? 10/7, तो इट विल बी 1.3 है, 7 4 जा 1.42, और यहाँ पे E/P कितना है? 10/9, तो ये कितना हो जाएगा? 1.1 समथिंग। तो नो डाउट इसका वैल्यू बड़ा है, तो इसकी साइज़ बड़ी होगी। समझ में आया? सर ये फॉर्मूला आपने कहाँ से लाया? सिंपल सी बात है बेटा, देखो ना यहाँ पे 7 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना, 7 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ रहा है, यहाँ पे 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। अब आप ही सोचो, अब यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और उनको इलेक्ट्रॉन को खींचना है। ओके, इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, कितने? 10, लेकिन एक में प्रोटॉन 7 है, एक में प्रोटॉन 9 है, तो कौन इजीली खींच पाएगा? जी हाँ, 9 वाला, क्योंकि जिसके प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा उसके खींचने की ताकत भी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन 1 का आंसर। अब यहाँ पे देखिए, विद द फॉलोइंग डायग्राम आंसर द क्वेश्चन बिलो। क्या बोला गया है? विच एटम शुड हैव स्मॉलर आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीजन और सल्फर। तो देखिए ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, ऑक्सीजन से बड़ा सल्फर है, और क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी। तो अब मेरे को आप बताइए, ऑक्सीजन छोटू है, ओके, ऑक्सीजन छोटू है, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है, और उसी के नीचे सल्फर है, सल्फर मोटू है, तो मोटू से आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो बताइए किसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है और किसमें अट्रैक्शन कम है? ये न्यूक्लियस में इसका अट्रैक्शन, ये इसका अट्रैक्शन। छोटे एटम में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और बड़े एटम में अट्रैक्शन कम होता है। तो सिंपल सी बात है, सल्फर से इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाएगा, सल्फर से इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाएगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी? ऑक्सीजन की। क्यों सर? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। चलिए आगे देखते हैं। द लिथियम फॉर्म्स +1 आयंस वाइल बेरिलियम फॉर्म +2। तो देखिए ना, सिंपल, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, लेकिन यहाँ पे बेरिलियम जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, ये 2s1 है और ये 2s2 है। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। अल्कलाइन मेटल कितना लूज़ करता है? 1। क्यों लूज़ करते हैं? 1 लूज़ करने के बाद उनका ऑक्टेट या डिप्लोएट हो जाता है। तो यहाँ पे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1,
तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो डुप्लेट हो जाएगा, और बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 1s2 हो जाएगा, डुप्लेट हो जाएगा। तो बेरिलियम 2 लूज करता है क्योंकि वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। आगे देखते हैं, आगे आगे आगे, ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। आयनिक रेडियस मतलब सिंपल, ये न्यूक्लियस है और ये आयन है, तो मैक्सिमम जहाँ तक न्यूक्लियस का फोर्स लगता है उसे आयनिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अब जरा देखिए, मान लीजिए कोई एक एटम है ए और बी, ये इनके बीच का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ये ए जो है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है और कुछ ऐसा कर देता है। तो ए पे आ जाता है डेल्टा नेगेटिव और बी पे आ जाता है डेल्टा पॉजिटिव। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ए पूरा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेता है, क्योंकि अगर पूरा ए अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब यहाँ पे आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयन। और ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइन होती है जब जब कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। जब दो एटम कैसे बॉन्डेड हो? कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, मतलब शेयर करके बने हो। समझ में आया? अब उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो मैं आपको दे दूंगा। जैसे देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, ये देखिए। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज अ डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी, इट इज ओनली अ टेंडेंसी। समझ में आया? मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन अगर शेयर्ड है मेरे और बगल वाले के, वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बगल वाले के बीच में, तो इसको मैं थोड़ा सा अपनी तरफ रखूंगा। क्यों अपनी तरफ रखूंगा? क्योंकि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। समझ में आया? हाँ, बहुत ज़्यादा होगी तब तो वो बात की बात है कि मैं उसका भी इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, लेकिन वो डेफिनेशन नहीं होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं एक्सप्लेनेशन तो पूरा आपको यही दे रहा हूँ, तो आपको पूरा ये आंसर जैसे का तैसा है, ओके, ये मिल जाएगा। ये जैसे का तैसा आंसर का ये पूरा जो डिटेलिंग है ना, ये आपको मिल जाएगी। कहाँ पे? अपने टेलीग्राम चैनल पे। समझ में आया? पीरियोडिक टेबल एक्सरसाइज करके। तो मैं इसे थोड़ा कम एक्सप्लेन करूंगा, कि जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, कंपेयर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो देखिए एकदम सिंपल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मेटल जो होता है जनरली सॉलिड स्टेट में होता है, नॉन मेटल तीनों स्टेट में होता है। तो ये आप पढ़ के भी आप जान जाएंगे। अगर आपको किसी पॉइंट में डिफिकल्टी होगी तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो वैलेंस शेल में मिलते हैं। चलिए जरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एस ब्लॉक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो लिथियम है, लिथियम में क्या होता है? 1s1, ओके, 1s2, 2s1। तो लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एक, क्योंकि पहला शेल 1 है, सेकेंड शेल सेकेंड है। तो सेकेंड शेल लिथियम में विल बी कॉल्ड एज वैलेंस शेल। क्योंकि वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है? वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल ऐसा होता है। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल का जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसे अपन क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? आया ना? ऐसे है। आगे देखिए, फॉर एस ब्लॉक and p block element shows that number of valence electron is equal to ग्रुप नंबर। तो एस ब्लॉक में तो बहुत आसान है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो अल्कली मेटल, और दो इलेक्ट्रॉन है एस ब्लॉक में तो वो अल्कलाइन अर्थ मेटल। एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ। एस ब्लॉक का अभी एक लिथियम बताया, और अल्कली मेटल का, अब अल्कलाइन अर्थ मेटल का भी बता देता हूँ, बेरिलियम। देखिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। तो ये क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये देखिए 4 है, ये 2 और ये 2, 4, ये वैलेंस शेल हो गए, क्योंकि ये पहला शेल है और ये दूसरा शेल है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ग्रुप नंबर भी 2 है। अब पी में थोड़ी सी समस्या है, पी में कैसे बताओगे ग्रुप नंबर? ओके, तो सिंपल सी बात है, जो भी उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जो भी उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उनमें आप 12 को ऐड कर दीजिए, तो उनका आपको ग्रुप नंबर मिल जाएगा। और अगर अगर ये जो मैं 12 को ऐड करके बता रहा हूँ, ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर मिलेगा, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, दैट इज 1 to 18। लेकिन अगर उनको एग्जैक्ट आपको ग्रुप नंबर चाहिए उनका पी ब्लॉक में, तो आपको क्या करना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन -10। आ समझ में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन -10 आपको ऐसे करना होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, बोरॉन। बोरॉन कितना होता है? 5, तो ये हो जाता है 2n3।
ओके, 2n3, तो 2n3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 3, 3 माइनस 10 इट विल बी -7। ओ सर, -7 तो होता ही नहीं है, तो फिर आप कैसे बोल रहे हो? ओके, इसका भी सॉल्यूशन है अपने पास, इधर देखो। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2, 2s2, 2p1, तो ये देखिए सेकेंड पीरियड पी ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप। आ गया समझ में? तो ऐसे भी आप बता सकते हो कि उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस में है? पी सब ऑर्बिट में। ओके, और पी के कौन से, पी में कौन सा ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप। समझ में आया? तो इस हिसाब से आप बता सकते हो, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। हालाँकि ये बैठ नहीं रहा है तो मैंने इससे बता दिया। ओके, बाकी जो दूसरा तरीका वो नोट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है? ऐसे देखिए। नेक्स्ट, डिफाइन आयनाइजेशन एंथैल्पी। सिंपल, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा है, इसको बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? देखिए, आप क्या चाहते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर आ जाए। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा है, सिंपल सी बात है। अरे बबुआ, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, और तुम क्या चाहते हो कि ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारी तरफ आ जाए। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसको जिसकी चाहत है उससे दूर कर रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन की चाहत क्या है? पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन तो खींचा चले जाएगा। खींचे मुझे कोई डोर, तेरी ओर तेरी ओर। तो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन आप क्या चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन आपकी तरफ आ जाए। तो आपको मेरे दोस्त ताकत देना पड़ेगा। ताकत कैसा? इतना इतना ताकत कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर आ जाए, और उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन याद रखना, एक एटम की बात कर रहा हूँ, सॉलिड मत ले लेना पूरा, एक एटम के लिए। तो इंडिविजुअल एटम के लिए होता है, और इंडिविजुअल एटम कैसा होता है? गैसियस स्टेट में। इसीलिए हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। समझ में आया? ये है। नेम द फैक्टर ऑन विच आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स। तो देखो, ये सारे फैक्टर तो हमने ऊपर अपना डिस्कस कर लिया है। हाउ डज इट वैरी डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड। तो ये थियरी का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ओके, या फिर आप हमारी पहले की वीडियो देख लीजिए, उसमें बाकायदा एक्सप्लेन किया है। आगे देखिए, हाउ द एटॉमिक साइज वेरी इन अ ग्रुप एंड अक्रॉस अ पीरियड, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो इसमें भी आपको पता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होते जाता है? छोटा। लेकिन टॉप टू बॉटम साइज क्या होते जाती है? बड़ी होते जाती है। क्यों? लेफ्ट टू राइट जाते वक्त न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और टॉप टू बॉटम जाते वक्त क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज तो कांस्टेंट होता है, बट इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में एंटर होता है। इसका भी थियरी में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मतलब अपनी पीडीएफ में। नेक्स्ट, गिव रीजन। अल्कली मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। सिंपल सी बात है, उनका साइज बड़ा है, और साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो कम है, और अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर निकाल पाओगे। हाँ सर, साइज बड़ा होता है, कैसे पता चला आपको? लेफ्ट से राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में तो साइज छोटा हो जाता है। और जब साइज छोटा होगा राइट में तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा मेरे भाई? कैसे निकलेगा? तो लेफ्ट में साइज का एटम का बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा, और टॉप टू बॉटम तो और आसान से निकलेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते वक्त साइज बड़ा होता है। तो ये हो गया रीजन। नेक्स्ट, इनर्ट गैस हैव एक्सेप्शनली हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। कोई भी इनर्ट गैस ले लो, हे नेहा और करीना, जिन रोना। तो हीलियम में तो पता है आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, लेकिन बाकी सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। जब उसका घर बसा हुआ है, उसका जीवन साकार है, तो वो क्यों किसी के दूसरे के घर में झाँक के देखे? समझ में आ रहा है? मेरे कहने का मतलब ये है, जब उसके 8 इलेक्ट्रॉन खुद ही कंप्लीट है, समझ में आ रहा है, तो वो क्यों किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? मतलब इनर्ट गैसेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्टेबल है, और जो ऑलरेडी स्टेबल है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। ओके, क्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। अब जरा देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की जरूरत है। अगर आप देखो तो फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन है, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन है, और आयोडीन के नीचे एस्टेटाइन है। आ गया समझ में? क्लोरीन के नीचे, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन, और आयोडीन के नीचे एस्टेटाइन। आया समझ में? अब देखिए आगे क्या होगा। अब फ्लोरीन का साइज छोटू है, तो ये न्यूक्लियस, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन आना चाहता है। चलिए थोड़ा बड़ा पिक्चर बनाते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, और ये फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। समझने की कोशिश कीजिए गंभीरतापूर्वक। सर इतना हिंदी? तो ये 3 और ये 4, 7। मान लो ये इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे आना चाहता है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी खींचना चाहता है, लेकिन ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं,
दिस इज कॉल्ड एज टंग ऑफ स्लीप। ये बचे हुए वाले इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करते हैं, क्या कहते हैं, आने नहीं देंगे तुझे, आने नहीं देंगे तुझे, ऐसा गाना गाते हैं। पर सच्ची नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अब इसी की जगह पे अगर आप क्लोरीन को देखो, तो ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, और क्लोरीन का ये तीसरा शेल। और 3 शेल कैसे बना दिए? अरे बेटा क्लोरीन थर्ड पीरियड में होता है, तो अब इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आप देखो तो ये इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस ज़्यादा है। मतलब ये न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है। तो ये फ्लोरीन और क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को खींच क्यों रहे? इसलिए खींच रहे हैं बेटा क्योंकि उनका ऑक्टेट होना चाहिए, और आपको पता है ना, ये तो हेलोजन है। बचपन से ही ये गरीब पैदा हुए इलेक्ट्रॉन के, और इनको एक इलेक्ट्रॉन की बहुत घाई होती है। तो नो डाउट यहाँ पे भी रिपल्शन ये ऑफर करेंगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनका रिपल्शन कम होगा। तो इन शॉर्ट समराइज करने के लिए मैं ऐसे कह सकता हूँ कि फ्लोरीन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज डेंसिटी? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो इसका छोटा है और इसका वॉल्यूम देखो बड़ा है, तो क्लोरीन का चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एनर्जी जो रिलीज करता है वो ज़्यादा, जबकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज करना चाहिए वो तो ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन उसका एनर्जी लॉस किधर हो जाता है? जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है ना, वो उसको रिपल्शन ऑफर करते हैं, आने नहीं देते। आ रहा है समझ में? तो मान लीजिए फ्लोरीन नो डाउट बहुत तगड़ा है, वो मान लीजिए 400 किलो जूल रिलीज करता है, लेकिन उसका कम से कम 150 किलो जूल लॉस हो जाता है। तो टोटल वो कितना एनर्जी रिलीज करता है? तो ये लॉस हुआ ना। देखिए ये रिलीज करता है, इसीलिए मैंने ऐसे नॉन नेगेटिव दिखा, ये लॉस हो गया प्लस, तो -14 + 150। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसने 250 किलो जूल की एनर्जी रिलीज की। वहीं पे क्लोरीन की औकात सिर्फ कितने देने की है? मान लीजिए सिर्फ 350 देने की है, लेकिन इसको रिपल्शन सिर्फ 50 किलो जूल का हुआ। मतलब 50 किलो जूल का एनर्जी लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से। तो इसने टोटल कितना दिया? -300 किलो जूल। मतलब सिंपल सी बात है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन कम। चलिए आगे देखते हैं। नोबल गैसेस पजेज रिलेटिवली हाई एटॉमिक साइज, क्योंकि हम नोबल गैसेस के केसेस में वेंडर वॉल रेडिया लेते हैं। क्या लेते हैं? वेंडर वॉल रेडिया। ठीक है सर, मुझे वेंडर वॉल रेडिया नहीं पता। तो देखो सुनो बेटा ध्यान से, अलग अलग टाइप की रेडियस होती हैं, जिसमें सबसे बड़ा रेडियस वेंडर वॉल का आता है, और वो सिर्फ किसके लिए अप्लाई होता है? इनर्ट गैसेस के लिए। अगर आपको ये नहीं पता तो हमारी पीरियोडिक टेबल की पहले की वीडियो देख लो, फिर बोलना नहीं सर नहीं समझा। चलो आगे देखते हैं। कंसिडर द ऑक्साइड Li2O, CO2 एंड B2O3। अब जरा देखिए, Li जो है मेटल है, हमेशा याद रखना मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। वो क्या होते हैं? बेसिक। जैसे इनको पानी में डालोगे ये बेस बना देंगे। जैसे ये देखिए Li2O प्लस H2O, इट विल गिव यू LiOH। ये क्या दे देगा आपको? LiOH दे देगा। समझ में आया? 2 LiOH दे देगा ये। समझ में आया? ये है CO2। हमेशा याद रखिएगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। कैसे? CO2 को पानी में डालिए, CO2 प्लस H2O, ये क्या दे देगा? H2CO3। अब आप सबको पता है H2CO3 ये किधर होता है? आप पता है, ठंडा पीते हो कोल्ड ड्रिंक कोका कोला, इसको पी डाला तो मजा आला। समझ में? उसको पीते हो तो ढकार लेते हो ओ करके, ऐसा करके ढकार लेते हो ना। सर डरा ढकार मत, आप मत लो। ओके ठीक है बेटा। तो ये अनस्टेबल होता है और ये दे देता है H2O प्लस CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने पानी में डिजॉल्व होने के बाद क्या बना दिया? एसिड बना दिया, तो ये एसिडिक ऑक्साइड हो गई। और B2O3 जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। कौन सी ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक, क्योंकि ये बॉर्डर पे मिलता है, ना तो मेटल और ना तो नॉन मेटल, तो इसीलिए एम्फोटेरिक है। समझ में आया? जनरली कुछ बुक में आपको एसिडिक मिल जाएगा, बट आप फिलहाल एम्फोटेरिक लेके चलिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।